Beyond Education. In this video, we are going to discuss about Section 2, Series E, Part 12. Starting with Series E, Part 12. Subject: Foreign Approved Organization. Acceptance of Foreign Approved Organization, that is Type Training. So जैसे पिछले जो सीरीज हम लोगों ने देखी थी उसमें हम लोग फॉरेन अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन जो इयासा या फा के अकॉर्डिंग अप्रूव थे उनको एक्सेप्ट कर रहा था डीजीसी, ताकि वो मेंटेनेंस कर सके हमारे इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट पर, या फिर हमारे अगर कोई ओनर या फिर कोई भी पर्सन उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, उस केस में हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से एक्सेप्टेंस हो रही थी उनकी, कितने टाइम पीरियड के लिए हो रही थी, क्या क्या वैलिडिटी हो रही थी और क्यों हम लोग ऐसा कर रहे थे, हर चीज हम लोगों ने देखी थी। वैसे ही जैसे पिछली सीरीज मेंटेनेंस से रिलेटेड थी, ये वाली सीरीज रिलेटेड है टू टाइप ट्रेनिंग। सो इसमें भी सेम स्टोरी स्टार्ट में रिपीट की गई है कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाएगा, सब एयरलाइन सभी जितने भी कस्टमर्स हैं सबके अकॉर्डिंग अलग अलग सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करने पड़ेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड में वही कंक्लूड होगा कि ओवरसाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, स्टेट ऑफ अप्रूवल की होगी, जो भी अप्रूवल देगा। सो ये चीज हम लोगों ने आखिर में कंक्लूड करी। सो जो रूल 133BA है, रिमेंबर नॉट 133B, इट्स 133BA। जो रूल 133BA है ऑफ एयरक्राफ्ट रूल्स 1937, उसमें हम लोग मेंशन कर रहे हैं कि अगर कोई भी इयासा पार्ट 147 के अकॉर्डिंग अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है कहीं, इयासा 147 के अकॉर्डिंग जो अप्रूव्ड है, वो अगर किसी भी पर्सन मेंटेनेंस पर्सन की टाइप ट्रेनिंग कराना चाहती है तो वो इस रूल के अकॉर्डिंग उसके CAR 66 पर करवा सकती है। दिस इज रूल 133BA। सो इस सीरीज की जो एप्लीकेबिलिटी है वो इंडियन इयासा पार्ट 147 अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं है, बल्कि जो इंडिया से बाहर है ये उनकी एक्सेप्टेंस के लिए। अब देखते हैं रिक्वायरमेंट्स को कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए है, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है। इयासा पार्ट 147 ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की अप्रूवल होनी चाहिए। एंड रिमेंबर पिछली सीरीज में हम लोग इयासा एंड फा दोनों का कंसिडर कर रहे थे मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सिर्फ इयासा पार्ट 147 ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। सो अगर उनके पास में अप्रूवल होनी चाहिए इयासा की, अगर अप्रूवल ही नहीं है तो डीजीसीए क्यों एक्सेप्ट करेगा उनको। सो इसलिए सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है इयासा पार्ट 147 का अप्रूवल। वहां पर हम लोग फा का भी देखा था, फा का CAR 145 एंड इयासा 145 अप्रूवल। यहाँ पे सिर्फ इयासा 147 की अप्रूवल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज बहुत ही बेसिक सी बात कि आपको डीजीसीए को अलाउ करना है कि डीजीसीए कभी भी आ सकता है और चेक कर सकता है कि हर चीज उनके अकॉर्डिंग डीजीसीए के हो रही है या नहीं। ये दोनों ही में कॉमन थी, जो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि डीजीसीए को कैसे पता चलेगा हर चीज उसके अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इज ऑर्गेनाइजेशन में इंडिपेंडेंट क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम हो। जैसे पहले भी हम लोगों ने कहा था कि वहां पर भी इंडिपेंडेंट क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए, वैसे यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए। ये भी मस्ट है ताकि चेक कर सके, वो ऑडिट कर सके कि हर चीज जो इयासा पार्ट 147 ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अप्रूवल हुई है उसके अकॉर्डिंग उसके कंप्लायंस के साथ सब कुछ है या फिर नहीं। फोर्थ रिक्वायरमेंट इज अगेन सेम थिंग, जैसे पहले हम लोग डीजीसीए जो है वहाँ की इयासा से या फिर फा से रिकमेंडेशन मांग रहा था कि इनको एक्सेप्ट करें या नहीं, वैसे यहाँ पर भी इयासा से जो है डीजीसीए रिकमेंडेशन मांग सकता है, और अगर इयासा ही ने मना कर दिया तो फिर अप्रूवल एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब बात करते हैं क्या प्रोसीजर फॉलो होगा फॉर इनिशियल इशू। पिछली वाली सीरीज में उन्होंने फेमो के लिए अप्लाई किया था टू FM1 फॉर्म पर, इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे FAO के लिए FM2 फॉर्म पर। जैसे पहले हम लोगों ने लेटर ऑफ इंटेंट दिया था या वर्क ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट, यानी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि इंडियन कस्टमर ने प्लेस कराया ऑर्डर,
वैसे ही इस बार भी हम लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड करेंगे जो लेटर ऑफ इंटेंट के फॉर्म में होगा या कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में होगा, जिसमें पता चलेगा कि हाँ इंडियन कस्टमर को रिक्वायरमेंट है कि हमारे किसी मेंटेनेंस पर्सनल की आप टाइप ट्रेनिंग करवाइए। उसके बाद में रेक्विजिट फीस होगी, साथ ही साथ में MTOE सप्लीमेंट होगा, यानी जितने भी एडिशनल DGCA के रिक्वायरमेंट्स हैं वो सभी इस सप्लीमेंट में मेंशन होंगे कि किस तरह से आप उन्हें फुलफिल करेंगे। सप्लीमेंट हम लोगों ने पहले भी दिया था, इस बार भी देंगे। और साथ ही साथ में ये सभी चीज़ें इनके साथ में इंक्लूडेड होगा IASA 147 का जो अप्रूवल मिली है, जो उनका अप्रूवल शेड्यूल है वो होगा, और रिलेटेड कॉपी ऑफ देयर MTOE। पहले भी हम लोग ये सब चीज़ें दे रहे थे, वैसे इस बार भी ये सभी चीज़ें हम लोग देंगे। ये सभी सेंड की जाएंगी टू DGCA एड्रेस इन दिल्ली। एंड अगर DGCA को ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑडिट लगता है यस एवरीथिंग इज प्रॉपर, देन 2 years की, अप टू 2 years की वो वैलिडिटी इश्यू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस की, जो कि इश्यू होगा अकॉर्डिंग टू रूल 133BA। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस इश्यू होगा अकॉर्डिंग टू रूल 133BA। काफी कुछ इस सीरीज में पिछली सीरीज से सिमिलर है, सिर्फ माइन्यूट डिफरेंसेस है। अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए और अगर एक बार समझ जाएंगे तो फिर ज्यादा मगअप करने की जरूरत नहीं है, दोनों को एक ही बार में लर्न कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग जानते ही हैं ये वैलिडिटी तब तक मेंटेन रहेगी जब तक ऑडिट के बाद DGCA को लगता है कि हाँ सब कुछ उनके अकॉर्डिंग हो रहा है, हर चीज MTOE सप्लीमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स हर चीज के अकॉर्डिंग हो रहा है। एंड इस ऑडिट का हम लोग जानते ही हैं खर्चा कौन उठाएगा, IASA 147 वाली ऑर्गेनाइजेशन। थोड़े कंजूस हैं हम लोग, तो इसी के साथ होता है हमारा प्रोसीजर फॉर इनिशियल इशू। नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर रिन्यूअल ऑफ DGCA एक्सेप्टेंस, यानी अगर अभी भी ऑर्डर प्लेस हुआ है या फिर अभी भी और ज्यादा रिक्वायरमेंट है, 2 years के अंदर वो काम नहीं हो पाया, या फिर कस्टमर ने फिर से अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया या फिर एक्सटेंड कर दिया या कुछ भी है, तो फिर रिन्यूअल के लिए लेटर ऑफ इंटेंट यानी प्रूफ देना है DGCA को, साथ ही साथ में अपनी MTOE सप्लीमेंट बनाकर देना है ताकि उसमें अगर कोई चेंजेस हो तो हो सके, और साथ ही साथ रिक्विजिट फीस जाएगी। ये सभी चीजें सेंड होंगी और DGCA एक ऑडिट करेगा। अगर ऑडिट के बाद उसको हर चीज सेटिस्फैक्ट्री लगती है तो फिर वो रिन्यूअल कर देगा फॉर अप टू 2 years पीरियड। बट अगर DGCA को लगता है कि 2 year पीरियड की जरूरत नहीं है, उससे कम टाइम की पीरियड की जरूरत है, तो वो वैलिडिटी लिमिट कर सकता है। और ध्यान रहे अगर रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया जाएगा, एक्सपायर उनका जो ऑलरेडी इश्यू था वो एक्सपायर होने के बाद अप्लाई करेंगे, तो ये एक फ्रेश केस की तरह ट्रीट होगा, यानी जो पुराने केस में चार्जेस लगे थे वही इस केस में भी चार्जेस लगेंगे। नाउ नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर एक्सटेंशन ऑफ स्कोप ऑफ ऑथराइजेशन इंक्लूडिंग चेंज इन नेम और एड्रेस ऑफ FAO, यानी या तो आपको अपना एक्सटेंड करना है अपना स्कोप ऑफ ऑथराइजेशन, मतलब जितना मिला है आपको और ज्यादा अपना स्कोप बढ़ाना है, या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम या फिर एड्रेस चेंज करना है। इस केस में हम लोगों को FM2 फॉर्म पर अप्लाई करना है, और साथ ही साथ में जितनी भी चीजें सबमिट करी थी ड्यूरिंग द इनिशियल इश्यू वही चीजें इस टाइम पर भी सबमिट की जाएंगी। और साथ ही साथ ये बात ध्यान रहे अगर कोई भी चेंजेस या फिर अमेंडमेंट आता है सर्टिफिकेट में, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस में, उससे एक्सपायरी डेट चेंज नहीं होगी। ये अलग बात है कि आप उसी के साथ में अप्लाई कर दें फॉर योर रिन्यूअल ऑल्सो, बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर नॉर्मली योर एक्सपायरेशन डेट विल नेवर बी चेंज। नाउ नेक्स्ट इज रिवोकेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड द अपील प्रोसीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे सिंपल बात, अगर जिस स्टेट ने आपको अप्रूवल दी थी, मतलब यासाई ने अगर आपका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है तो फिर ऑटोमेटिकली जो DGCA ने आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया था वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो गया है। या फिर अगर DGCA को ऐसा लगता है कि आप कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, सेफ्टी के साथ कोई मेजर फेलियर हो रहा है वहां पर, तो फिर DGCA या तो लिमिटेशन इम्पोज कर सकता है या फिर कैंसिल या रिवोक कर सकता है। और अगर DGCA रिवोक करता है सो विद इन 21 days
जब डीजीसी नोटिफाई करता है, आपको पास 21 डेज के टाइम होता है कि आप अपने एविडेंस दे सकें, अपनी बात जस्टिफाई कर सकें. इफ यू हैव एनीथिंग टू से, आफ्टर 21 डेज यू डोंट हैव एनी राइट टू अपील. और इन दिनों आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस होगा वो टेम्परेरी सस्पेंडेड होता है. और साथ ही साथ में इस टाइम पे अगर कोई स्पेशल ऑडिट होती है तो उसका जो कॉस्ट होगा वो फिर से वही ऑर्गेनाइजेशन उठाएगी. मतलब अगर डीजीसी को वहां आना है ऑडिट करने तो इसका कॉस्ट वही ऑर्गेनाइजेशन उठाएगी. और अगर यासा ने आपको अप्रूवल को कोई लिमिटेशन लगा दिया आपके अप्रूवल पर, तो फिर वो लिमिटेशन ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस पर भी लग जाएगी. और अगर यासा ने आपके सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल को या तो कैंसिल रिवोक कर दिया है या फिर उसको लिमिट कर दिया है, तो आपके पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि आप डीजीसीए को इसके लिए अपील कर सकें. सो इसी के साथ हम लोग आते हैं टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू हैव एनी डाउट देन ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स. We will try to clear it as soon as possible. Don't forget